तो नाज़रीन, मेरा जो इंजीनियर साहब से बुनियादी इख्तलाफ है वो वहीं से शुरू होता है और आज भी वहीं पे खड़ा हूँ मैं कि हजूर वाला आप अपने लहजे में ज़रा नरमी पैदा करें। ये अंदाज़े गुफ्तगू, इस पे सच्ची बात ये है कि मैंने पहले दिन ही गुफ्तगू करनी थी और उसका जो महवर व मरकज़ रखना था अपनी गुफ्तगू का, वो आपका अंदाज़े तखातुब ही करना था, आपके अंदाज़े तखातुब पर ही बात करनी थी। लेकिन मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि मुझसे 10 गुना बेहतर अंदाज में ये काम आफ्ताब इकबाल साहब ने सर अंजाम दिया। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो कुछ आपके बारे में कहा, और शुरू में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आज मैं आप जनाब नहीं करूँगा, तू तड़ाक करूँगा, लेकिन उन्होंने भी तू तड़ाक की नहीं। शुरू में धमकी ज़रूर लगाई है आफ्ताब साहब ने, लेकिन आपके साथ उन्होंने भी तू तड़ाक नहीं की। अच्छा, फिर मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि एक आलिम दीन को जिसकी बड़ी तादाद, अब मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता अपने तीसरी चौथी दफ़ा आपके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कि मैं आपका मद्दाह हूँ, मैं आपका मद्दाह था। आने वाले दिनों में डिपेंड करता है कि आप कैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं कि मैं आपका मद्दाह रहता हूँ या नहीं। अभी भी आज भी मैं आपका मद्दाह हूँ। कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं डुले बेरांदा हले भी कुछ नहीं बिगड़िया। तो मैं अभी भी बहुत सारी बातों के बावजूद आपका मद्दाह हूँ, आपकी दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ, सिर्फ इस बात पे कि आपने लाखों की तादाद में नौजवानों को बेरारवी के अंधे कुएं से निकाला है या गिरने से बचाया है, और आपके पास दलील की कुव्वत भी होती है। आपका जो गुफ्तार का अंदाज़ है वो कुछ लोगों को ज़रूर भाता होगा, लेकिन मुझ जैसा जो आदमी है वो आलिम दीन से ये तवक्को नहीं रखता कि वो ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलेगा, वो ऐसी इस्लाहात का इस्तेमाल करेगा, मंजी ठोक देंगा तो ये कर देंगा, तो वो कर देंगा, फक्की दे देंगा। ये आपको याद होगा जब मैं आपके पास जेल में हाजिर हुआ तो उस वक्त भी मैंने ये आपसे सवाल किया था और आपका जवाब कमोबेश यही था। मैं बददियानती का मुर्तकिब नहीं हो सकता, लेकिन कमोबेश आपका जवाब यही था कि जी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आपने कहा था कि जी ये लोग इसको पसंद करते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद में, मेरे चाहने वालों के अंदाज में, मेरे जिसको आप स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो आपने यही कहा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक आलिम दीन को बहरहाल बेशक उसके सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा होता चला जाए, उसको ऐसा तर्ज़ तखातुब जो है वो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं कोई लगी लिपटी नहीं रख रहा। एक आलिम दीन का जो अंदाज़ गुफ्तार है वो बहुत ही शुस्ता होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए, वो दिलों को मोह लेने वाला होना चाहिए। मैं बहुत छोटा था तो मैंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम की जो असरी मजालिस हैं वो भी देखी हुई हैं, उनमें शरीक हुआ हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे आज भी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का वो लबो लहजा याद है। वो इतने धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते थे। चले, धीमे अंदाज में गुफ्तगू ज़रूरी नहीं है, बाज़ उलमा कराम जो हैं वो बड़े मतलब जलाली अंदाज में भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके जलाल में बदतमीज़ी नहीं होती। मतलब डॉक्टर इसरार मरहूम को देख लें, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जो थे वो बड़े और अंदाज में गुफ्तगू करते थे, मौलाना मौदूदी से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज था। जब वो गुफ्तगू करते थे तो उनके लहजे में एक जलाल हुआ करता था, लेकिन बदतमीज़ी का शायबा नहीं होता था। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते थे, कोई वो माफ़ कीजिएगा, कोई बाजारी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आप तो वही आफ्ताब इकबाल साहब ने तो नकलें भी आपने किसी की नकलें उतारी हैं और आफ्ताब साहब ने आपकी उतारी। तो आपने तो बाकायदा नकलें फिल्मी डायलॉग भी बोले हैं, ज़रा रुको रुको पता नहीं क्या क्या, वो बाकायदा काबिल एतराज़ बातें हैं हजूर वाला। मैं अभी आपके जो कंटेंट है उस पर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ आपके अंदाज पे, जिस पर मुझे सबसे पहला एतराज़ हुआ था। तो मैं सारे का सारा विड्रॉ कर रहा हूँ इस एतराफ़ के साथ, खुले दिल के साथ, कि मुझसे 10 गुना या 100 गुना बेहतर जो है वो उसका जवाब आफ्ताब इकबाल साहब ने आपको दे दिया। और मैं कमोबेश 80-90%
जब उन्होंने आपके अंदाज़े गुफ्तार पे जो एतराज़ किया है, मैं 80-90% आफ्ताब इकबाल साहब की बातों की तायीद करता हूँ। मेरा भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ है। अगर वो अगले 2 घंटे तक वो वीलॉग ना करते तो शायद लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं वो वीलॉग कर देता, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं वो वीलॉग कर देता। अच्छा, अब आते हैं जी कि ये उसके बाद जो आपने अजीब तरीका अपनाया इंजीनियर साहब, तमाम तर आपकी तारीफ़ के बावजूद, आपकी खिदमात के बावजूद, आपके एहतराम के बावजूद, अपने जो शोरा आफाक जो आप 2-3 दिन से जो आप धमका रहे थे कि मैं इतवार वाले दिन ये कर दूंगा, तो उसमें 12 नकात और ये और वो, तो उसमें जो आपने जिस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो सियासत। इसीलिए तो कहा गया, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप सियासत के मैदान में तबाह आजमाई ना करें। मैं ये कौन होता हूँ ये कहने वाला? आप 100 दफ़ा करें, हमसे ज़्यादा करें। मैंने तो कभी भी ये भी नहीं समझा कि आपको नहीं सियासत की समझ हो सकता क्या, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे। लेकिन यही वजह है कि मुझे मायूसी भी हुई जब आपने 12 नकात मैं 12 नकात। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा बंदा जो है, साहिब इल्म आदमी जो है, जो मामलात पे गहरी नज़र रखता है, सारे टॉक शोज़ देखता है और बड़े तयक्कुन के साथ ये कहता है कि जी मेरी सियासत पे गहरी नज़र है, आपसे ज़्यादा अच्छी है, तो मैं ये समझता था कि जब आप 12 नकात का जिक्र करेंगे तो आप तो तबाही ला दोगे, तुसी छोड़े ला दोगे तुसी। भाई गॉड, यकीन करें, हल्फन बता रहा हूँ आपको कि मैं कोई मतलब आपसे मास्टरपीस की तवक्को कर रहा था कि 12 निकात आप तो छील के रख देंगे सारों को। खुदा की कसम, जब मैंने आपके 12 निकात सुने हैं तो मुझे आप में और ये जो फैसलाबाद वाले तलाल साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं या ये जो शेखुपुरा के जावेद लतीफ़ साहब हैं, इनमें और आप में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। ये 12 निकात की ये सुन के कान पक गए पिछले 2 साल से। वही बातें की हैं आपने। कोई एक नई बात बता दें जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझूं। कोई एक बात बता दें 12 निकात में, कौन सी नई बात आपने पहली दफ़ा फरमाई है, बताएं कोई 12 निकात में से। फिर 12 निकात शुरू करते हुए आपने फरमाया कि आप ये कहने लगे थे कि ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं और ये सब बातें साबित हो गई। यही फरमाया था ना आपने, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो यही फरमाया था ना आपने। फरमाया कि ये सब बातें मैं एक एक करके बताता हूं कि ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं। अब सुने, दूसरे या तीसरे नुक्ते के बाद आपने पहले नुक्ते पे शायद हवाला दिया, दूसरे पे हवाला दिया कि मैंने ये पहले कहा था और ये हो गया, दूसरे पे दिया, तीसरे पे भी शायद दिया या नहीं, चौथे पे आप भूल गए, 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पता नहीं क्या था। फिर आपने नहीं हवाला दिया, फिर आपने कहीं ये नहीं बताया कि मैंने कहा था, कहीं नहीं आपने कहा था, हालांकि कई औरों ने कहा होगा आम, क्योंकि उसमें कौन सा कोई एटम बम बनाने का तरीका आपने बता दिया था 12 निकात में। कुछ भी 12 निकात में खास बात नहीं थी, तो मैं उस पर अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं उन 12 निकात पे। तो मेरे लिए हाँ, ये जो आपने जिस पर मुझे ये गुफ्तगू करना पड़ रही है, उसमें आपने बहुत महारत के साथ जो है ना इंजीनियर साहब, कहीं पे आपने जो है वो इमरान रियाज साहब को या कभी आफ्ताब साहब को और कभी मुझे भी साथ रगड़ा दिया है, और कहीं पे आपने सिर्फ इमरान रियाज पर बंदूक तान ली है, कहीं पर आपने 2 पे तानी है, कहीं पे 3 पे तानी है, कहीं पर सारों पे तान ली है। आप सारे एस्टेब्लिशमेंट से फैज़ याब, आपको लॉन्च किया, आपको पता नहीं जनरल फैज़ ने ये किया जैसे। अच्छा, और फिर आपने वो स्टूडेंट वाली बात कर दी है। मैं पहले ये वाली बात इसकी वजाहत कर दूं। देखिए, हर बंदा ये वजाहत करने पे मजबूर होगा जब उस पर आप ये इस तरह का हमला करेंगे। तो आपने बार बार 3-4 दफ़ा तो सबको ही आपने रगड़ा दिया। तो लामाला जब शुरू में आप 3 बंदों का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा और इन जैसे फिर शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये फरमाया कि ये एक शरारत की जाती है और प्लानिंग के साथ की जाती है। इसका मतलब है आपने मुझे भी प्लानर्स में शामिल किया। सीधी इसका मतलब नहीं, कोई मैं अखज़ नहीं कर रहा, मैं सीधा ही आपने कहा कि ये जब भी किया जाता है तो प्लानिंग की जाती है, एक शुरू होता है फिर नीचे सब शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है मैं भी प्लानर था आपके खिलाफ।
खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मुझे पता तक नहीं, ना मैंने इमरान रियाज साहब से बात की थी, ना मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से बात की थी, ना मैंने किसी और से बात की थी। मैंने इंतहाई इखलास के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि इस खलीज को मज़ीद गहरा ना होने दें, मज़ीद इसको फटने ना दें, इस खलीज को कम करने की कोशिश करें। और मेरे आज के वीलॉग का भी वाहिद मकसद यही है कि इस खलीज को कम करें। खुदा के लिए आपके भी बहुत सारे चाहने वाले, और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ के हामी, या चले खोल के बात कर लेते हैं, पीटीआई के बहुत सारे हामी, वो एक ही कश्ती के सवार हैं। आज भी वो बाज लोग परेशान हैं। तो उस परेशानी से बचाने के लिए खुदा के लिए होशमंदी और तदब्बर से काम लें। हमें अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए। हम सबको अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने उसमें घसीट के साट के जब ये कहा ना कि जी फलां और ज़्यादा ताना आपका यही है, ये लोग कल तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार। मैं तो कभी नहीं था भाई। मैं हल्फन कसमन आपको कहता हूं, अल्लाह के पाक कलाम पे हाथ रख के कहता हूं कि एक पाई जिंदगी भर में एक पाई इस्टेब्लिशमेंट से मैंने फैज़ हासिल किया हो, एक पाई। हाँ, एक दफ़ा ऐसे आपको दिलचस्पी के लिए आपके लिए बता देता हूँ। एक बार गालिबन मरी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम 2 फैमिलीज़ थे साथ। तो कुछ लोग तो वहाँ पे ये पीसी भूरबन में जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे DGISPR उस वक्त जन आसिम साहब थे, जो दूर दराज से मेरे अजीज़ भी हैं, तो उनसे मुझे सिफारिश करवाना पड़ी कि आप हमें वहाँ पे कोई कमरे ले दें, क्योंकि मैं तमाम सिफारिशें इस्तेमाल कर चुका था, तो वहाँ पे कमरे मौजूद नहीं थे। बहरहाल उनके कहने पे वो कमरे मिल गए। तो जब या 2 या 3 दिन के बाद कमरों का किराया देने की बारी आई, तो पीसी भूरबन वालों ने कहा कि जी आपका किराया हो गया, आपका किराया जो ISPR DGISPR साहब की तरफ से हो गया, वो तोहफा है जी। तो आप यकीन जानिए कि वहाँ पे मैंने पीसी भूरबन की लॉबी में एक हंगामा खड़ा हो गया था वहाँ पे, कि मैं कहता था कि मैंने किराया देना है, और वो कहते थे जी कि हमारी खुदा के लिए हमारी नौकरियों के पीछे आप पड़े हुए हैं, हमने आपसे किराया नहीं लेना। तो मैंने वो, मेरा ख्याल है कि कोई घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा वो पीसी जमा हो गया था, कोई 100-150 लोग बंदा इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे ये बहस सुनने के लिए। तो अल्टीमेटली मैंने वो किराया अदा किया था अपने क्रेडिट कार्ड से। तो मेरे हजूर वाला, मैंने तो कभी पानी का गिलास नहीं पिया इस्टेब्लिशमेंट से। तो आपने जब ये इस तरह के ताने देते हैं, या तो आप फिर वजाहत करते कि किसके बारे में है।